Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मजेस्को लिमिटेड के बारे में। तो मजेस्को के अंदर जो न्यूज़ है वो तो आपको पता होगी, कंपनी ने 974 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया है। तो इतिहास का सबसे ज़्यादा डिविडेंड है 974 का, और कंपनी का नया शेयर प्राइस भी लगभग सेम ही है। तो इतना बड़ा डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, तो क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जोड़ देगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको ये वीडियो आपको ज़िंदगी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मेंबरशिप में हो सकता है। तो अब बात करेंगे मजेस्को में। तो पहले तो मैं आपको रीज़न बता दूँ कि ये शेयर क्यों नहीं लेना चाहिए। ओके, तो देखिए 976 अभी करंट प्राइस है, आज 6 रुपये की गिरावट देखने को मिली। तो शेयर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 972 या 974। ओके, तो इतना डिविडेंड, तो जैसे कि मुझे पता है और आपको भी पता होगा कि कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती है, यानी कि कोई कंपनी का प्राइस 100 रुपये से और वो 5 रुपये का भी डिविडेंड अनाउंस करती है, तो वो प्राइस में एडजस्टेड हो जाता है, यानी कि प्राइस में कम हो जाता है। तो ये 100 रुपये की कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया, तो उसका शेयर प्राइस जो है एक्स डेट को 95 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको पता होगा। तो अभी जैसे हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड अनाउंस किया तो उसका प्राइस भी 22 रुपये कम हो गया था, और बाद में वेदांता ने भी डिविडेंड अनाउंस किया तो उसका प्राइस भी 14-15 रुपये कम हो गया था। तो अगर ये 976 रुपये की कंपनी 974 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस करेगी तो फिर इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये। ओके, तो नॉर्मल तो यही है, 2 रुपये की वैल्यू इसकी रह जाएगी, और डिविडेंड जो है आपको काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है। ओके, वो क्यों, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी मैं आपको लेके आऊँ इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल है उसके ऊपर। तो इसमें लिखा है बुक प्रॉफिट इन मजेस्को एंड पे 10 से 15% टैक्स एंड अवॉइड डिविडेंड। ओके, तो यहाँ पे अवॉइड डिविडेंड क्यों लिखा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये डिविडेंड आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आपको कोई गेन होता है तो उसमें 15% का 10% का टैक्स, अगर आप एक साल से ज़्यादा के लिए किसी शेयर को होल्ड करके रखते हो तो उस पर 10% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और अगर एक साल से कम में अगर आप किसी शेयर को होल्ड करते हो तो उसमें 15% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ओके, तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये आपको पता होगा। ओके, तो और एक चीज़ है, अगर आपने 1 लाख से कम रुपए की अर्निंग की है शेयर मार्केट में पिछले एक साल में तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कैपिटल गेन टैक्स 10 से 15% का लगता है, लेकिन जो डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है 30 से 40% का। ओके, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो एक साल से ज़्यादा है तो 30%, एक साल से कम है तो 40% का यहाँ पे डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 1 लाख से कम शेयर मार्केट से इनकम करते हो तो देयर विल बी नो टैक्स। ओके, और डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे डिविडेंड के ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो है 30 से 40%। तो आप बताइए, और ऊपर से उसमें 10% TDS भी कटता है। ओके, तो ये भी एक्स्ट्रा हो गया। ओके, 30-40% का टैक्स तो लगता है, प्लस 10% TDS कट के ही आता है, यानी कि 974 का डिविडेंड है तो उसमें से 97 रुपीज़ पहले ही कट जाएगा, उसके बाद ही बाकी का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि 10 से 15% टैक्स पड़ना अच्छा है या फिर 30 से 40% हो। तो 30 से 40% कोई कम टैक्स नहीं होता। ओके, काफ़ी, तो चलो हम तो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास तो 10 या 20 शेयर्स हो गए, तो हमको मिलेगा कितना, 9,000 एक एवरेज 10 शेयर्स गिन लेते हैं, 9,700 का डिविडेंड मिलेगा। और उस पर हम देखें तो 30% काफ़ी ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट 1/3 हो गया। ओके, अगर आप एक साल से लेके बैठे हैं मजेस्को को होल्ड करके बैठे तो ऑलमोस्ट 1/3। तो जैसा मैंने कहा हमारे पास तो सिर्फ 10 शेयर हो गए तो भी 1/3 काफ़ी ज़्यादा होता है। 9,700 पे ऑलमोस्ट 2800 रुपये के आसपास टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, और जो भी बड़े इन्वेस्टर, हमारे पास तो 10-20 शेयर हो गए, जिनके पास 500, 100, 200, 1000 शेयर हो गए। ओके, जिनके पास 1000 शेयर हो गए उनको कितना डिविडेंड मिलेगा, 9,74,000। ओके, इतना उनको डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो इसका 1/3 कितना होता है, तो वो इतना ज़्यादा क्यों पे करेंगे। ओके, तो डिविडेंड इनको महंगा पड़ सकता है, तो उनको जो भी कैपिटल गेन टैक्स होगा उस पर 10% का टैक्स स्लैब लग रहा है, और जो डिविडेंड के ऊपर 30% का लग रहा है। तो आप ही बताइए आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 10% वाला या 30% वाला, ऑलमोस्ट 10% वाला। इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम में कहा है कि मजेस्को के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और डिविडेंड को अवॉइड करना चाहिए।
तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होगे। तो अब बात करते हैं फंडामेंटल की। फंडामेंटल क्या कहते हैं मजेस्को के। तो पहले बात करते हैं शेयर के रिटर्न की। तो अभी एक वीक में ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। एक महीने में 5% की रिटर्न, 3 महीने में 27% की रिटर्न दे चुका है, 6 महीने में 176% की रिटर्न, काफ़ी बढ़िया रिटर्न है 6 महीने में। ईयर टू डेट में 155%, एक साल में 144% और 2 साल में 106% की रिटर्न, 3 साल में 90%, ये भी अच्छा है। 4 साल में 140% भी अच्छा है। 5 साल के रिटर्न कुछ खास नहीं है, एवरेज 11% के रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अगर सितंबर क्वार्टर का हम रिजल्ट देखें तो ये कंसोलिडेटेड नेट रिजल्ट सितंबर 2019 सितंबर 2020। नेट सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले 2.57 करोड़ थी जो कि बढ़ के 2.12 करोड़ हो चुके, ऑलमोस्ट 17% की यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है नेट सेल्स में। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट पहले 14 करोड़ था जो कि बढ़ के 1758 करोड़ हो गए, तो 12,604% की ग्रोथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से यहाँ पे 3065 करोड़ का इनको एक्सेप्शनल फायदा हुआ है इसकी वजह से। तो यहाँ पे कंपनी ने डेप्ट भी कम कर दिया। ओके, आप यहाँ पे इंटरेस्ट के ब्रैकेट में देख सकते हैं 0 यानी कंपनी ने डेप्ट जो है बिल्कुल खत्म कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले -5% था जो कि बढ़ के -57% हो गया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ओके, और कंपनी का वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट कैप है 2,941 करोड़, पी वैल्यूएशन यहाँ पे 30 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पे 15 है, और करंट मार्केट प्राइस आपको पता है 975, रिटर्न ऑन इक्विटी 11 है जो कि ठीक ठाक है। तो डेप्ट 0 है कंपनी के ऊपर, टोटल एसेट है 3,856 करोड़ की जो कि काफ़ी सही है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.21, फेस वैल्यू है 5 रुपये की, अर्निंग पर शेयर 608 रुपीज़ पर शेयर, तो काफ़ी बढ़िया अर्निंग पर शेयर है। और टोटल शेयर कितने कंपनी के पास 3.2 करोड़, 3 करोड़ शेयर और 608 रुपये अर्निंग पर शेयर, काफ़ी बढ़िया है, सही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिसंबर 2017 में प्रोमोटर के पास 48% हिस्सेदारी थी जो कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दी। यहाँ पे 3 सालों के अंदर इन्होंने लगभग 11% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी यहाँ पे इन्होंने कम कर दी। ओके, तो 3 साल में कंपनी के प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी काफ़ी हद तक यहाँ पे कम की है जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एफ इसके अंदर लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 0.76 थी एफ के बाद जो कि बढ़ के अब 15% हो चुकी है। तो एफ इसके अंदर काफ़ी बुलिश लग रहे हैं, और प्रमोटर जो है इसके अंदर थोड़ा सा माल बेच के निकलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सेल्स ग्रोथ है आप कंपनी की देखें तो पिछले एक साल में -64%, 3 साल में -13% और 5 साल में ऑलमोस्ट फ्लैट है। एक साल में प्रॉफिट ग्रोथ 96%, 3 साल में 165% और 5 साल में 282%। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी सही दिखाई दे रही है, जबकि सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल 3 से 4%, 5%, इट्स नॉट अ गुड। और पिछले 5 सालों का कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें तो 2016 से 2020 में कंपनी ने 750 करोड़ से सिर्फ 1000 करोड़ यानी कि 25% के आसपास पिछले 5 सालों में इन्होंने यह किया, यानी कि कंपाउंडेड ईयरली 3 से 4% की ग्रोथ कंपनी की हो रही है। कोई ज़्यादा बड़ी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पे 7 करोड़ है, फिर 6 करोड़ है, फिर 3 करोड़ से भी कम है, फिर अचानक 71 करोड़ और यहाँ पे 90 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है और सेल्स जो है एकदम स्टेबल नहीं है। यहाँ पे सेल्स भी आप देखें तो यहाँ पे 2017 में 826 करोड़ थी, 2018 में कम हो गई। ओके, तो सेल्स भी जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं दिख रही है कंपनी के। और सितंबर 2019 सितंबर 2020 का आप देख चुके, तो अब बात करते हैं पीयर ग्रुप की। ओके, कंपैरिजन अगर देखें तो ये सारे की सारी आईटी कंपनीज है मजेस्को के साथ। तो पी वैल्यूएशन यहाँ पे 40 है मजेस्को का, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग पी वैल्यूएशन दिखाई देता है। टीसीएस का पी वैल्यूएशन देखें तो 32, इन्फोसिस का 30 और एचसीएल टेक का 21। तो यहाँ पे एचसीएल टेक सबसे सस्ता दिखाई दे रहा है, मजेस्को सबसे महंगा दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये भी मजेस्को का सस्ता है, बाकी सबका ठीक ठाक है। और जब इतनी बड़ी निफ्टी 50 की कंपनी जाए तो थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन आपको पे करना ही पड़ेगा। डिविडेंड डील अगर आप देखें तो डिविडेंड डील मजेस्को की 0.21 है, टीसीएस की 2.59 है, इन्फोसिस की 1.50 और एचसीएल टेक की 1.13%। तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे मजेस्को की कम है, लेकिन अभी जो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया उसकी वजह से कंपनी की डिविडेंड यील्ड काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे आपने देखा, प्रोमोटर के पास 36% है, म्यूचुअल फंड के पास 9%, एफ के पास 15%, बाकी सारा पब्लिक के पास है। और प्रोमोटर ने यहाँ पे 4% की हिस्सेदारी जो गिरवी भी रखी है। तो एक तो प्रोमोटर 3 सालों से हिस्सेदारी घटा रहे, 11% 3 सालों में बेच के निकल गए, और अभी इन्होंने एक्स्ट्रा 4% गिरवी भी रखे हुए हैं। तो ये ऑल ओवर फंडामेंटल था
तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में आपको कुछ ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। और अगर आप इसको डिविडेंड के लिए भी खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मत खरीदिए, क्योंकि कोई भी बेनिफिट यहाँ पे होने वाला नहीं है, उल्टा डिविडेंड आपको महंगा पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अभी निकल जाइए। और अभी इसके अंदर बाइंग की रेटिंग तो मैं नहीं दे रहा हूँ, फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।